बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CRQs। बेटा, आज हम चैप्टर 9 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस दफ़ा जैसा कि आप जानते हैं कि एक न्यू कैटेगरी ऐड की गई है न्यू बुक में CRQs की, तो लाजमी सी बात है कि आपके पेपर में 70% एक्सरसाइज का पोर्शन होता है और उनमें CRQs भी बेटा शामिल होंगे। तो लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। जिस तरह से मैंने आंसर्स लिखे हैं, अगर आप एज इट इज़ इंशाल्लाह आंसर लिखते हैं तो आपको पेपर में 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से तवज्जो से आपने लेक्चर को सुनना और समझना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप वीडियो को देखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ ही याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9.1, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। अच्छा बेटा, हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इनका माइकल फ्राडे ने कंसेप्ट दिया। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। जैसे कि दो पैरल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पर एंड हुई। इनकी सिंगल डायरेक्शन होती है, वन डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अगर ये क्रॉस करें ना तो इनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करती हैं इस पॉइंट पे, तो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो उसकी ये डायरेक्शन बन रही है, इधर टेंजेंट ड्रा करूँ तो उसकी ये डायरेक्शन बन रही है। तो एक से ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो नहीं सकती फिजिकली, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन। अब आप रीज़न में लिखेंगे दिस इज़ बिकॉज ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर हैज़ द ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एट एनी गिवन पॉइंट इफ़ द लाइन क्रॉस, कहता है अगर लाइन क्रॉस करें द ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन, ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो, जैसे कि एक टेंजेंट इधर जा रहा है एक टेंजेंट इधर जा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। ठीक है, तो बस इतना आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, फिर है जी आपके पास 9.2, इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून इफ़ द बैलून इज स्फेरिकल एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अब देखें, यहाँ पर बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि कहता है कि क्या ई की वैल्यू नेसेसरली लाजमी तौर पर ज़ीरो होगी इनसाइड चार्ज रबर बैलून के, रबर बैलून के अंदर। फिर आगे ही कहता है कि बैलून स्फेरिकल है और कहता है जो एज्यूम जो चार्ज है ना वो उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अंदर तो उसके चार्ज है ही नहीं, और अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। फ्लक्स ज़ीरो होने का मतलब बेटा ये है कि एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता ना, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ज़ीरो है। तो आप लिखेंगे यस, ई इज़ नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। ये नेसेसरली है कि ई क्या होगा इनसाइड ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्राडे केज समझ लें आप कि चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इनसाइड जो भी हमने प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस रखी हुई है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो फील्ड भी ज़ीरो है। लेकिन नंबर तब मिलेंगे जब आप इसको गाजियस लॉ से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, इमेजिन अ गाजियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। ये जी आपके पास चार्ज रबर बैलून है जिसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके इनसाइड ये देखिए मैंने डॉटेड एक मिनी स्फीयर बनाया जो कि गाजियन सरफेस है। ठीक है, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और जो गार्जियन सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, फिलहाल हमें रेडियस से कोई कंसर्न नहीं है, बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, क्यू ज़ीरो है। ठीक है, बाय गार्जियस लॉ, गार्जियस लॉ होती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। सरफेस के अंदर टोटल चार्ज गार्जियन सरफेस में कितना है, ज़ीरो, क्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 1/ε0 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट ए, या ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। इसका मतलब एक ही चीज़ ज़ीरो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा यहाँ पर क्या है आपके पास 0 है, ठीक है। तो यस, इनसाइड ई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया। फिर क्वेश्चन है जी 9.3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये कितनी 10⁻38, बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। ये कहता है इतनी स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। अर्ग दैट आवर गैलेक्सी शुड बी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है जी। कहता है कि जो आपकी गैलेक्सी है ना वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास, ठीक है। देखिए हमारे ना यूनिवर्स में चार्ज सिमेट्रिकली बैलेंस्ड हुआ हुआ है, तभी तो अल्लाह ताला का सारा निज़ाम जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होता तो सारा का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता। तो वो कह रहा है कि अब आप बताएं कि चार्ज जो है वो कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है गैलेक्सी पर। तो एक्सप्लेनेशन सिंपल है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटी, दैट मीन्स इवन अ टाइनी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ स्टार्स और गैलेक्सी वुड कॉज ह्यूज फोर्स। कहता है कि अगर कोई भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज की, मतलब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो किसी स्टार या गैलेक्सी पर, तो एक बड़ी ह्यूज फोर्स वो उस पर लगाए और वो उस सिस्टम से कोलैप्स हो जाए। These strong forces would pull or push object apart and make them galaxy unstable। कहता है अगर किसी भी गैलेक्सी पर या स्टार पर एक्स्ट्रा चार्ज हो या डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो, ठीक है, एक्सेस ऑफ चार्ज होगी तो मोर नेगेटिव होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो मोर पॉजिटिव, तो चार्ज सिमेट्री नहीं रहेगी। तो कहता है तब सारा निज़ाम अनस्टेबल हो जाएगा। बट सिंस गैलेक्सीज लाइक आवर स्टे टुगेदर, कहता है जैसे गैलेक्सीज हैं या हमारी गैलेक्सी जो है ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है, नेचर का, कि चीज़ें सारी की सारी जो है वो सिमेट्री में काम कर रही हैं, ठीक है। इट मस्ट मीन दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो इसका मतलब यही है ना कि अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला जो है वो बेस्ट क्रिएटर है, ठीक है, वाहिद ला शरीक हैं। तो उन्होंने चीज़ों को इतना अच्छा अरेंज किया है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में है। अगर ना होता तो आप देखें ना, इतनी ह्यूज फोर्स है, ग्रेविटी क्या थी, कुछ भी नहीं थी इसके आगे, तो वो चीज़ों को निज़ाम ख़राब कर देती। सो द गैलेक्सी इज़ ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई गैलेक्सी में जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है, इक्वल है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। फिर आपके पास है जी क्वेश्चन 9.4। 9.4 बेटा आपके पास है, एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू। अब देखिए शुरू में बात हो रही है अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर मतलब कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, और अनचार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज है ही नहीं, ना ऊपर चार्ज है ना अंदर चार्ज है, ठीक है। अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू। उसको हम किस में रख रहे हैं कि एक चार्ज है Q, उसकी फील्ड लाइंस में। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू द शेल। अब भाई शेल के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, जब शेल के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो शेल में तो फ्लक्स ही नहीं होगा, तो शेल का फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो आप लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज़ ज़ीरो। रीज़न क्या है, देखिए ना, बाय गाउस लॉ फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। हेयर द स्फीयर इज अनचार्ज एंड हॉलो। कहता है एक तो खोखले अंदर से कोई चार्ज नहीं है, दूसरा अनचार्ज है, सो द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द शेल इज ज़ीरो। इसके इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, ना ऊपर कोई चार्ज है, तो क्यू ज़ीरो होने की वजह से 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। इवन थ्रू एन एक्सटर्नल चार्ज क्रिएट अ फील्ड इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल चार्ज है ना उसकी वजह से तो फील्ड है, लेकिन वो उस शेल या स्फीयर के लिए कोई हैसियत नहीं रखता उस शेल के अंदर, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो उसमें से कोई फ्लक्स जो है वो नहीं गुजर रहा। थस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। फाई ई क्या होगा बेटा, 0 होगा। फिर क्वेश्चन है जी 9.5, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर। बेटा एक कॉपर वायर है, उसके अक्रॉस एंड जो है हमने वहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है, वी है मान लें आप। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर होगा। पार्ट 1 है इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे ना तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक
फील्ड जो हमारे पास होती है वो आपके पास होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट भी जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, फील्ड सेटअप होती है, तो इलेक्ट्रॉन ओपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं। उनकी वजह से जो उनकी वेलोसिटी थी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। तो जितना हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उतना ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करेंगे। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इंक्रीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रीज़न मैं मैथमेटिकली भी दूंगा। सेकेंड है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ वायर। बाई लेंथ और टेम्परेचर ऑफ वायर को भी डिक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ना रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ। देखें, जब आप लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं ना तो रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कैसे? देखें, जो रिलेशन है ना हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू I/NE। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने ये रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने आपको पढ़ाया था अपने लेक्चर में, वी इज इक्वल टू I/NE। बेटा ओहम्स लॉ होती है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। यहाँ I की जगह पुट कर दें V/R, तो V इधर आ जाएगा, R नीचे आ जाएगा। तो देखें V इज इक्वल टू NE/AR। तो बेटा अगर हम इसी फार्मूला को देखें तो रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, मतलब कि रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। कैपिटल V वोल्टेज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस कम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। तो पहला केस था कि इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम इक्वेशन 1 द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे मैंने कहा कि कैपिटल V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल v के। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा बढ़ेगी। ठीक है, एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस। सेकंड था डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। As the resistance of the wire is directly proportional to the length of wire, कि resistance का direct relation है length of wire के साथ। From the equation 1 as the length decreases, अब length decrease होगी तो resistance भी क्या होगी बेटा, decrease होगी। तो resistance decrease होगी तो equation 1 से देखें, जब resistance decrease हो रही है तो भी drift velocity increase होगी। तो हम लिखेंगे from equation 1 as the length decreases the resistance of wire also decreases then the drift velocity increases। ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर बेटा क्वेश्चन है 9.6, वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीज्ड। अब देखें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने आपको रिलेशन बताया था इन टर्म ऑफ EMF, VT इज इक्वल टू E-IR। इस फार्मूला में ना VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है, I आपका करंट है जी। ठीक है, और R आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखें, जब करंट गुजरेगा ना बैटरी में से तो ये जो फैक्टर है ना I का, ये बढ़ेगा। I बढ़ने से ये जो IR का प्रोडक्ट है ये बढ़ेगा, मतलब ये नेगेटिव फैक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले ये थी 10 - 5 आंसर आ रहा था 5, अब ये बढ़ा, ये 6 हो गया। 10 - 6 आंसर आया 4, मज़ीद बढ़ा IR। 10 - 7 आंसर आया 3 और बढ़ा 8 हो गया। 10 - 8 आंसर आया 2। तो मतलब ये नेगेटिव फैक्टर जितना बढ़ेगा उतना VT की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो वी नो डैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी एंड द EMF ऑफ द बैटरी इज गिवन बाय VT इज इक्वल टू E-IR। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया पहले से ही। एज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इंक्रीज द फैक्टर IR बिकम्स मोर नेगेटिव। यही मैंने कहा ना कि करंट बढ़ेगा तो ये फैक्टर और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने का मतलब है कि इस वैल्यू में से ये बड़ी नेगेटिव वैल्यू माइनस हो रही है, तो आंसर छोटा होता जाएगा। ठीक है, एंड मोर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। ठीक है जी, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।